हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आकाश एकेडमिक्स पर। और आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th का। बोर्ड्स आ चुके हैं, फरवरी में बोर्ड्स के एग्जाम है, तो अब हमें 10th के ऊपर भी फोकस करना है। तो मैं आपका 10th की बुक्स इकोनॉमिक्स से एक टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है मनी एंड क्रेडिट। एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो, हमें उतना पढ़ना है जितना में हम अच्छा से अच्छा स्कोर कर सके और अच्छे से अच्छा कंटेंट निकाल सके। इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है क्लास 10 तक जो ईजी होता है, याद करने में आसान होता है, उसको एक्सप्लेन करना भी क्या होता है, इजी होता है। और ये जो टॉपिक है मनी एंड क्रेडिट, ये इजी भी है और एग्जाम ओरिएंटेड भी है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना मनी एंड क्रेडिट बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, इकोनॉमिक्स की बुक से है मनी एंड क्रेडिट। बहुत आसान चैप्टर है, मैं आपको इसको बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा भी और साथ साथ आप इसको कर भी सकते हैं इजीली। ठीक है ना, थोड़ा इजीली समझेंगे और इजीली इसको करेंगे। मनी एंड क्रेडिट, सबको पता है मनी की मीनिंग क्या होती है, पैसा। इसके बिना तो लाइफ बहुत मुश्किल है, काम ही नहीं चलेगा मनी के बिना तो। और क्रेडिट क्या होता है? क्रेडिट बच्चों होता है लोन। एक तरीके से हम इसको लोन की तरह लेंगे। लोन लोन समझते हैं ना, बैंक से लोन लेते हैं हम किसी से, ठीक है, इसको लोन बोलते हैं। मीनिंग ऑफ मनी, मनी क्या है? मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज। हम क्या करते हैं, कुछ भी सामान खरीदने के लिए हमें पैसा चाहिए, किसी भी तरह की सर्विसेज को हमें परचेज करने के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए। जब हम क्या करते हैं ना, कुछ सामान खरीदते हैं, उसको बदले हम क्या करते हैं, पे करते हैं। तो वो हम किसके फॉर्म में पे करते हैं, मनी की फॉर्म में। तो वो क्या होता है, हमारा मनी होता है। एक तरीके से आसान भाषा में बोलूं तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज को हम बोलते हैं मनी। हम मनी होने पर कुछ भी खरीद सकते हैं जो हम खरीदना चाहते हैं, सर्विसेज ले सकते हैं। फंक्शंस क्या होते हैं मनी के? मनी क्या क्या काम करता है? देखो बच्चों, मीडियम ऑफ एक्सचेंज बताया मैंने, मतलब हेल्प्स इन बाइंग एंड सेलिंग। हम सामान को खरीदने और बेचते हैं किसकी वजह से, मनी की वजह से। हम ये भी बात करेंगे कि आज से सालों पहले, 100 साल, 150 साल, 200 साल पहले, जब पैसे की फॉर्म नहीं थी, जब पैसे की फॉर्म, 200 साल तो बहुत हो गया, 300 साल लगा लो, कि पैसे की फॉर्म नहीं थी, मनी नहीं था, तो लोग किस तरीके से सामान को खरीदते थे और किस तरीके से सामान को बेचा करते थे। ठीक है, पहले क्या बताया मैंने फंक्शन में, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है ना, हमने पैसा दिया, हमने सामान क्या खरीद लिया, परचेज कर लिया। स्टोर ऑफ वैल्यू लाइक कैन बी सेव्ड फॉर फ्यूचर यूज। करते हैं ना हम, सेविंग करते हैं। सेविंग क्यों करते हैं? इमरजेंसी में, ताकि उस पैसे का हम यूज कर सके कभी हमारे को जरूरत पड़े तो। ठीक है। यूनिट ऑफ अकाउंट हेल्प्स इन दी मेजरिंग वैल्यू ऑफ गुड्स। अब कोई चीज कितने की होगी, कोई चीज बड़ी है, कोई चीज छोटी है, तो उसके रेट भी डिसाइड किसकी वजह से होते हैं, मनी की वजह से। अगर चीनी है, अगर मैं शुगर की बात करूं, हमें पता है कि शुगर की वैल्यू इस समय होगी 50 रुपए किलो। अगर 50 रुपए की वो केजी है, तो हमारे पास क्यों पता लगा पाए हम इसको? क्योंकि हमारे पास वैल्यू है, हमारे पास मनी है। हमें पता है कि शुगर हम लेने जाएंगे तो 1 किलो हमको 50 रुपए की पड़ेगी। ऐसे हमें उसकी वैल्यू पता है, तो हम उसको आधी किलो लेंगे, 500 ग्राम लेंगे, तो वो कितने की पड़ेगी, 25 की पड़ेगी। तो ये क्यों पॉसिबल हो पाया, मनी की वजह से। तो ये सारे काम क्या होते हैं, मनी के होते हैं, फंक्शंस होते हैं मनी के। अब मैंने आपसे एक बात बोली थी कि जब पहले पैसा नहीं था, पहले पैसा नहीं था, तो लोग किस तरीके से सामान को खरीदते थे और बेचते थे, उसे बोलते थे बच्चों बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम बोले तो वस्तु विनिमय प्रणाली। मैं आपको बहुत आसान तरीके से बताता हूं क्या होता था। हम क्या होते थे ना, सामान खरीदने गए, अब क्या था, पैसा तो है नहीं, मनी तो अभी इन्वेंट ही नहीं हुआ है, मनी नहीं था उस समय, तो मनी के लिए क्या करते थे, जैसे किसान है, उसके पास गेहूं है, उसने गेहूं उगाए, अब उसे चावल चाहिए। अब वो मार्केट में जाएगा या किसी ऐसे इंसान को ढूंढेगा जिसके पास चावल हो, वो उसको अपने बोलेगा कि भाई मेरे से गेहूं ले ले, अपने चावल मुझे दे दे। क्या मतलब हुआ, हमने क्या किया, एक गुड के बदले दूसरी गुड को चेंज कर लिया। उसको हम बोलते थे बार्टर सिस्टम। क्या बोलते थे उसको हम, बार्टर सिस्टम। सुनने में कितना आसान लग रहा है कि मेरे पास गेहूं है, मैंने उसको गेहूं दिए, उसने मुझे चावल दे दिए। सुनने में जितना आसान लग रहा है उतना रियल में आसान नहीं था। बार्टर सिस्टम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी डबल कोइंसिडेंट वांट्स। डबल कोइंसिडेंट वांट्स मतलब क्या होता है, आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। मतलब अगर किसी के पास गेहूं है और उसको चावल चाहिए, पहली उसकी प्रॉब्लम क्या होगी, उसे वो बंदा ढूंढना पड़ेगा जिसके पास चावल मौजूद हो। चलो ठीक है, मान लिया हमने वो बंदा, उसने ढूंढ लिया, गेहूं ले गया वो अपने, उसने पूछा भाई तुम्हारे पास चावल है, बोलेगा हाँ मेरे पास चावल है, चलो ये काम तो हो गया, पहले चावल मिल गया। लेकिन अब जिसके पास चावल है, क्या उसको गेहूं की जरूरत है भी या नहीं? समझो एक बार, अगर उसने बोला भाई मेरे से गेहूं ले ले, अपने चावल दे ले, अब वो चावल वाला क्या बोलेगा, भाई मुझे चावल तो, मेरे पास चावल है, मुझे गेहूं चाहिए नहीं, मुझे चीनी चाहिए। अब क्या हो गया, यहाँ मैटर फंस गया। तो ये क्या बोलते हैं, डबल कोइंसिडेंट वांट्स। चावल वाले को गेहूं नहीं चाहिए, लेकिन गेहूं वाला चाहता है उसको ऐसा पर्सन मिले जिसके पास चावल हो और उसको गेहूं
खरीदने हो, तो उसको बोलते हैं हम डबल कोइंसिडेंट वांट्स। हमें एक ऐसा पर्सन ढूंढना पड़ेगा जिसके पास वो सामान हो जो हमें चाहिए और उसको उस सामान की जरूरत हो जो हमारे पास मौजूद है। ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी थी। बार्टर सिस्टम मैंने क्या बताया, समझ आया होगा, मैंने जितना आसान लैंग्वेज में बताया। बिफोर मनी पीपल एक्सचेंज गुड्स डायरेक्टली, गुड्स फॉर गुड्स मैंने बताया, एक सामान से दूसरा सामान चेंज करते थे, उसे बार्टर सिस्टम बोलते थे। प्रॉब्लम ऑफ बार्टर सिस्टम डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट्स, मैंने भी समझाया इसकी प्रॉब्लम क्या थी, डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट्स। ऐसा पर्सन ढूंढना है जिसके पास वो सामान हो जो हमें चाहिए और उसको वो सामान की जरूरत हो जो हमारे पास मौजूद है। लाइक बोथ पीपल मस्ट वांट ईच अदर्स गुड्स एट द सेम टाइम। वही बात आ गई। एग्जांपल, अ फार्मर वांट्स शूज बट द शू मेकर वांट्स व्हीट। ठीक है ना, एक फार्मर है उसको जूते चाहिए और जो शू मेकर है उसको गेहूं चाहिए। यहाँ तो काम बन जाएगा, फार्मर के पास गेहूं होंगे वो दे देगा और ले लेगा। लेकिन इफ द फार्मर हैज wheat and the shoemaker wants wheat, exchange possible, otherwise exchange fails। ये वही बात हो गई ना, अगर फार्मर के पास गेहूं है और जूते चाहिए और जूते वाले को क्या चाहिए, गेहूं चाहिए, तो क्या होगा, आसानी से काम हो जाएगा। इसको बोलेंगे हम एक्सचेंज पॉसिबल। अगर ऐसा नहीं हुआ, अब वो बोलेगा शू मेकर कि भाई मेरे पास मुझे व्हीट नहीं चाहिए, मुझे राइस चाहिए, है ना, और फार्मर के पास राइस नहीं होंगे, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा कि ये चीज़ फेल हो जाएगी, एक्सचेंज फेल हो जाएगा। तो उसको बोलते थे डबल कोइंसिडेंट ऑफ बॉन्ड्स। मेरे हिसाब से समझ आया होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे डायरेक्टली पूछता है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, साथ साथ आप नोट कर सकते हैं इसको, ये बहुत काम की चीजें होती है, नोट कर सकते हैं। ठीक है ना, अब हम बात करते हैं मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी। मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी, ठीक है बच्चों, मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी आज के टाइम में क्या है, लाइक आज के टाइम में कौन कौन सी करेंसी चलती है। कॉइन सबको पता है, 1 का 2 का 5 का 10 का 20 का कॉइन्स चलते हैं। एक तो कॉइन्स हो गए, दूसरा नोट। नोट कौन से, 100 का 200 का 500 का 10 का 20 का, ठीक है ना, ये नोट चलते हैं। चेक, चेक पता है ना आपको, चेक होता है जिसके अंदर हम एक अमाउंट फिल करते हैं, अमाउंट फिल करने के बाद हम क्या करते हैं, बैंक में डाल के उससे पेमेंट ले लेते हैं, चेक होता है। प्लास्टिक मनी, प्लास्टिक मनी क्या होता है बच्चों, प्लास्टिक मनी होता है एक तो डेबिट कार्ड, डेबिट कार्ड होता है ना, एटीएम कार्ड हमारे पास। जैसे हमारे अकाउंट में 10,000 रुपये हैं और मुझे पैसे निकालने 5,000 रुपये, तो मैं डेबिट कार्ड डाल के उसको निकाल सकता हूँ। लेकिन 10,000 मेरे अकाउंट में है तो 10,000 से ज़्यादा मैं निकाल नहीं सकता डेबिट कार्ड से, क्योंकि मेरे अकाउंट में ही 10,000 है। अब डेबिट कार्ड तो हमें उतने ही देगा जितने हमारे अकाउंट में होंगे। एक होता है क्रेडिट कार्ड, एक क्या होता है, क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड क्या होता है बच्चों, इसमें ना बैंक हमारे को लिमिट देता है। लिमिट, सपोज बैंक ने बोल दिया कि भाई मेरी तरफ से आप 50,000 रुपये इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपको 1 महीने बाद वो 50,000 रुपये विद इंटरेस्ट क्या करने पड़ेंगे, वापस करने पड़ेंगे। उसको बोलते हैं क्रेडिट कार्ड। क्या बोलते हैं उसको, क्रेडिट कार्ड। प्लास्टिक मनी में आता है यूपीआई। यूपीआई बहुत कॉमन हो गया आज के टाइम में, हर कोई इस्तेमाल करता है ना, ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, जहाँ पे भी गए, अच्छा ठीक है ऑनलाइन पेमेंट करनी है, क्यूआर कोड स्कैन करा, हमने पेमेंट कर दी। अब यूपीआई की फुल फॉर्म पूछ रहा है बच्चों, तो यूपीआई की फुल फॉर्म मैं लिखता हूँ यहाँ पे। यूपीआई की फुल फॉर्म क्या होती है, देखो, यूनिफाइड पेमेंट, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। हर कोई चलाता है ना, पेटीएम यूज करता है, कोई फोन पे यूज करता है, कोई भीम यूपीआई यूज करता है, ठीक है ना, तो हम क्या बोलते हैं उसको, यूपीआई बोलते हैं। ठीक है, नेट बैंकिंग, नेट बैंकिंग मतलब अपने कार्ड से पेमेंट करना, उसको हम नेट बैंकिंग बोलते हैं। इसका पासवर्ड हमें बैंक के थ्रू क्या होता है, मिलता है। तो आज के टाइम में हम इस तरीके से पेमेंट कर सकते हैं, सारे हमारे पेमेंट्स के क्या है, मेथड होते हैं। क्लियर है बच्चों, पॉइंट समझ आया, ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, बैंक डिपॉजिट क्या होता है, ये अभी मैंने ऊपर आपको डेबिट कार्ड वाली बात करी थी। डेबिट कार्ड मतलब मेरे अकाउंट में 50,000 रुपए या 10,000 रुपए हैं, तो मेरा वो बैंक डिपॉजिट है, जब मेरा मन करेगा मैं उनको निकाल सकता हूं, मेरा बैंक डिपॉजिट है वो, ठीक है ना। पीपल कीप मनी इन बैंक्स एज डिपॉजिट। बैंक डिपॉजिट्स आर कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट्स बिकॉज दे कैन बी विड्रॉन एनी टाइम। मैंने बताया ना, डिमांड डिपॉजिट भी होते हैं, उसको मैं कभी भी निकाल सकता हूं, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्या होते हैं भाई इसके, क्या हो गया हमारा, ठीक है ना। अब मैं बात करता हूँ क्रेडिट की, किसकी, क्रेडिट की, ठीक है। ये चीज समझ आई, इतना समझ आया। देखो बच्चों, एक क्रेडिट होता है, मनी तो हमारा क्लियर हो गया, मनी तो हमारा क्लियर हो गया, सारा मनी का था बच्चों। एक होता है क्रेडिट, एक क्या होता है, क्रेडिट। अभी मैंने क्रेडिट कार्ड की बात करी थी, उससे समझो इसको। बैंक ने हमारे को 50,000 की लिमिट दे दी, मीन्स मैं क्रेडिट कार्ड से बैंक की तरफ से 50,000 रुपये यूज कर सकता हूं, लेकिन मुझे वो बैंक को लौटाने पड़ेंगे विद इंटरेस्ट, उसे हम बोलते हैं क्रेडिट। क्रेडिट या लोन। लोग लोन कब लेते हैं, लोग लेते हैं लोन या तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए,
या अपनी पर्सनल ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। कितना आसान लग रहा है लोन ले लेना, लेकिन लोन एक तरीके से ट्रैप होता है। कैसा ट्रैप होता है उसको भी मैं समझाता हूँ आपको। इंपॉर्टेंट क्या होता है क्रेडिट के, हेल्प्स इन द प्रोडक्शन एंड बिजनेस। मैंने क्या बताया, बिजनेस के लिए लोन ले लो, बट समटाइम क्रेडिट बिकम्स अ डेब्ट ट्रैप। कभी कभी क्या होता है, कर्ज जाल बन जाता है। अब ये डेब्ट ट्रैप क्या होता है बच्चों, इंपॉर्टेंट है, समझो मैं क्या बताना चाहता हूँ उसके अंदर। डेब्ट ट्रैप क्या होता है, एक शू मेकर का एग्जाम्पल लेते हैं, वो भी पढ़ा रहा था। एक शू मेकर है, ठीक है, उसे क्या हुआ, एक बड़ा ऑर्डर आया, उसको बोला गया कि आपको 500 जोड़ी जूते बनाने हैं। अब 500 जोड़ी जूते के लिए शू मेकर के पास पैसा नहीं था। उसने क्या किया, किसी से पैसे लिए। किसी से पैसे लिए, क्यों लिए उसने पैसे, क्योंकि उसको पता था उसके पास इतना बड़ा ऑर्डर है, वो पैसे लेगा, उस ऑर्डर को पूरा करेगा, और जब वो ऑर्डर को वापस से मतलब मार्केट में देकर आ जाएगा, जिसने ऑर्डर दिया है वो उसको उसके बदले पेमेंट करेगा, देन वो जो उसने लोन लिया है उसको फटाफट से चुका देगा। ये वो कंडीशन होती है जब इंसान डेब्ट ट्रैप में नहीं फंसता। तब उसको पता होता है कि उसने जिस काम के लिए पैसे लिए हैं वो काम उसका कंफर्म होगा, उस काम से उसको रिटर्न में पैसा आएगा, देन वो क्या करेगा, प्रॉफिट अपना बचा के जो उसने लोन लिया था उसको वापस कर देगा। ये चीज़ तो क्लियर है। लेकिन डेब्ट ट्रैप क्या होता है, एक किसान है, उसने अपनी फसल के लिए क्या लिया, कर्जा लिया, ठीक है ना। डेब्ट ट्रैप वाली कंडीशन ना खासकर ना इनफॉर्मल में आती है। इनफॉर्मल बताऊंगा क्या होता है अभी। एक किसान है, उसने पैसा लिया, उसने पैसा लेने के बाद खेती करी, लेकिन दिक्कत क्या हो गई ना, या तो बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, या उसके पानी नहीं मिला उसको, उसकी क्रॉप फेल हो गई। क्रॉप फेल होने की वजह से उसको उम्मीद थी कि यार मैं फसल को मार्केट में बेचूंगा, पैसा आएगा, बट अब तो क्रॉप हुई नहीं। जो उसने लोन लिया था वो भी क्या हो गया, खराब हो गया। अब क्या होगा ना, उस लोन को चुकाने के लिए या फिर नई क्रॉप के लिए वो फिर एक लोन लेगा, जिसकी वजह से क्या होगा ना, उस पर इंटरेस्ट बढ़ता चढ़ा जाएगा। देन वो पुराना लोन चुकाएगा, लेकिन नया लोन उसका वैसा का वैसा ही खड़ा रहेगा। फिर वो नए लोन के लिए फिर एक और लोन लेगा। देन इसकी वजह से क्या हो जाएगा, वो डेब्ट ट्रैप में फंस जाएगा। डेब्ट ट्रैप में ना ही वो पुराना वाला चुका पाएगा और नया वो लेता चला जाएगा। एक कंडीशन ऐसी आएगी कि उसको कहीं से भी पैसा मिलना बंद हो जाएगा और वो डेब्ट ट्रैप में, कर्ज जाल में क्या हो जाएगा, फंस जाएगा। ठीक है। अब हम बैंक से लोन लेने गए। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन सी टर्म्स हमको फॉलो करनी पड़ेगी। पहले बैंक जाएंगे हम, तो हम पहले देखेंगे भाई आपको लोन लेना है वो कितने इंटरेस्ट पे मिल रहा है। मतलब हमें जब बैंक लोन देगा तो वो इंटरेस्ट रेट लेगा हमसे, क्या लेगा, हमसे इंटरेस्ट लेगा वापस से। अगर उसने हमारे को 10,000 रुपये दिए हैं तो बोलेगा भाई आपको इतने महीनों बाद वापस करने हैं और 11,000 रुपये वापस करने पड़ेंगे, और जो 1,000 रुपये होगा वो मेरा इंटरेस्ट होगा। ठीक है भाई। टाइम पीरियड 1 साल हो सकता है, 2 साल हो सकता है। कोलेट्रॉल, कोलेट्रॉल क्या होता है बच्चों, कोलेट्रॉल क्या होता है, एक तरीके से इसको हम बोलते हैं, हम जब लोन लेने जाते हैं तो कुछ चीज़ गिरवी रखते हैं। किसी ने गोल्ड गिरवी रख दिया, किसी ने अपनी कार गिरवी रख दी, ज़मीन गिरवी रख दी। एक तरीके से कोलेट्रॉल एक सिक्योरिटी होती है जो लोन लेते समय बैंक में जमा करनी पड़ती है। अगर इन केस पर्सन जो है लोन नहीं चुकता कर पाता तो उसके कोलेट्रॉल को बेच के वसूली कर ली जाती है। ठीक है भाइयों। डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, कंडीशंस होती है काफ़ी सारी, तो ये सारी चीज़ें होती है लोन लेने के लिए। समझ आया बच्चों। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। कोलेट्रॉल मैंने क्या बताया, सिक्योरिटी होती है। अगर हम लोन नहीं चुका पाते बैंक से लेने के बाद तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसे वापस देना। मतलब वो बैंक क्या करेगा, उसे बेचकर वसूली कर लेगा। कोलेट्रॉल इज एन एसेस्ड प्रॉपर्टी गिवन टू द लेंडर्स एज गारंटी फॉर अ लोन। एग्जांपल, जमीन गिरवी रख दी, घर गिरवी रख दिया, गोल्ड रख दिया, अपनी गाड़ी गिरवी रख दी, तो उसको कोलेट्रॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, कोलेट्रॉल बोलते हैं। ठीक है भाइयों। अब बात करेंगे, इंपॉर्टेंट आ गया, मैं अभी फॉर्मल इनफॉर्मल की बात कर रहा था। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट। अब मैं जब बैंक से लोन लूंगा, मैं बैंक से लोन लूंगा या किसी एनबीएफसी से लोन लूंगा, तो इसका मतलब ये है कि वो इनफॉर्मल, सॉरी फॉर्मल है। क्या है वो, फॉर्मल है। जहां पे मेरे को लोन मिलेगा, इंटरेस्ट रेट भी ज़्यादा नहीं होगा, टेन्योर भी अच्छा होगा, और अगर इन केस मैं कुछ समय के लिए लोन चुका नहीं पाता तो मुझे उसके लिए फोर्स भी या धमकाया डराया नहीं जाएगा। डेब्ट ट्रैप वाली कंडीशन, कर्ज जाल वाली कंडीशन नहीं होगी। कैसे, फॉर्मल सोर्सेज, दीज आर रजिस्टर्ड एंड लीगली रेगुलेटेड। सरकारें, बैंक्स, आरबीआई ये इसको चलाते हैं। बैंक्स, कोऑपरेटिव सोसाइटीज। एडवांटेज, पहली बात इंटरेस्ट रेट लो होता है, रूल्स होते हैं भाई इसके अपने, आरबीआई के अंडर आता है, तो रिलायबल भी है। क्या है ये, रिलायबल भी है। तो ये फॉर्मल होता है। इनफॉर्मल क्या होता है, अपने दोस्त से ले लिया, रिश्तेदार से ले लिया, लैंड ओनर से ले लिया, ठीक है ना, इन सब से लोन ले लिया, तो वो क्या होगा, उसमें इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा हाई होगा, और इंटरेस्ट रेट हाई होने की वजह से हमें डेब्ट ट्रैप वाली कंडीशन में डाल दिया जाएगा। दीज आर नॉट रजिस्टर्ड। कभी कोई साहूकार वगैरह रजिस्टर्ड नहीं होता जो ब्याज पे पैसे देते हैं। मनी लैंडर्स, ट्रेडर्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, ये सब, ठीक है ना।
इसके डिसएडवांटेज क्या होते हैं? इसके होते हैं भाई वेरी हाई इंटरेस्ट। आपसे बोलेंगे कि भाई तेरे को मैंने 10,000 रुपये दिए, ठीक है ना, तुझे ना हर महीने मुझे 1,000 रुपये पे करना है ब्याज, इंटरेस्ट ही 1,000 रुपये है, तेरे 10,000 रुपये तो वहीं के वहीं है, बट तुझे 1,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करना है हर महीने, तो तू पे नहीं करेगा तो तुझे क्या करना पड़ेगा, 1,000 रुपये महीने के मुझे एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे ब्याज की तरह, ठीक है भाई। कभी कभी परेशान भी करते हैं, ठीक है ना, इसकी वजह से क्या होता है, डेब्ट ट्रैप, कर्जा आता है, ठीक है, कर्जा बड़ा चला जाता है, ब्याज कभी खत्म ही नहीं होती। और ऐसा क्यों होता है, लोग फॉर्मल छोड़ के इनफॉर्मल की तरफ क्यों जाते हैं? क्योंकि इनफॉर्मल लेना लोगों के लिए आसान होता है। क्यों? वाई डू पुअर पीपल डिपेंड ऑन इनफॉर्मल क्रेडिट? पहली बात, गरीब लोग इनफॉर्मल की तरफ क्यों जाते हैं? क्योंकि भाई लैक ऑफ नॉलेज, नॉलेज की कमी होती है। नॉलेज की कमी के साथ साथ क्या होता है ना, उनके पास ना ही कोई गिरवी रखने के लिए सामान होता है, बैंक को कोलेट्रल नहीं होता, कोई प्रॉपर पेपर वगैरह नहीं होते, है ना, इनकम रेगुलर नहीं होती, इस वजह से बैंक क्या करता है, उनका लोन रिजेक्ट कर देता है। इस वजह से उन लोगों को मजबूरन इनफॉर्मल सेक्टर्स पे, इनफॉर्मल सोर्सेज पे क्या रहना पड़ता है, निर्भर रहना पड़ता है। क्लियर हुआ बच्चों? पूरा क्लियर हुआ? आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन करो या वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करो, नोट डाउन जरूर करो, बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है जो मैं आपको करवा रहा हूँ, ठीक है ना। अब बेटा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है हमारा, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है, सेल्फ हेल्प ग्रुप, SHG, सेल्फ हेल्प ग्रुप। अब ये क्या होता है मैं समझाता हूँ आपको। मोस्टली ये विलेजेस में होता है। कहाँ होता है ये? विलेजेस में होता है। एक गांव है, इसमें वुमेन्स मोस्टली होती है। एक गांव के अंदर ना 20 से 25 मेंबर्स को इकट्ठा किया, उन्होंने अपना सेल्फ हेल्प ग्रुप बना लिया और ये बोला कि हम अपनी सेविंग्स को एक सेल्फ हेल्प ग्रुप में जमा करेंगे और ज़रूरत पड़ने पर हम अपनी सेविंग्स को वहाँ से विड्रॉ भी कर सकते हैं, और अगर किसी भी सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर को लोन की ज़रूरत होती है तो हम उसको लोन भी प्रोवाइड कराएंगे। अब जैसे कि एक सेल्फ हेल्प ग्रुप में 25 लोग हैं, 25 लोग क्या कर रहे हैं, हर महीने या फिर हर एक टाइम पीरियड पे अपनी सेविंग्स को उसमें जमा कर रहे हैं। अब उस 25 में से एक पर्सन है, उसके घर में किसी की शादी है, अब उसको शादी करने के लिए लोन चाहिए। अब वो जाएगा सेल्फ हेल्प ग्रुप के पास, वो बोलेगा भाई मेरे घर में शादी है, मुझे इसके लिए लोन चाहिए, मुझे लोन प्रोवाइड कराओ। अब सेल्फ हेल्प ग्रुप के सभी मेंबर्स मीटिंग करेंगे, डिसाइड होगा कि इसको लोन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, देन उसको लोन दिया जाएगा। अगर उसको लोन दिया जाएगा तो उसके फ़ायदे क्या होंगे, उसको इंटरेस्ट रेट बहुत कम पे करना पड़ेगा, उसको कुछ भी सामान गिरवी रखना नहीं पड़ेगा, और साथ साथ एक सेविंग की हैबिट उसको डाली जाएगी कि आप जो है हर महीने जैसे आप ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप में सेविंग कर रहे थे वैसे ही सेविंग कीजिए। इससे आपका लोन जो आपने लिया है सेल्फ हेल्प ग्रुप से वो क्या होता रहेगा, और ऑटोमेटिकली कम होता चला जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा आपका जो लिया हुआ लोन होगा वो खत्म हो जाएगा, और फिर क्या होगा, आपकी नई सेविंग स्टार्ट हो जाएगी। उसको हम बोलते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप। और ये सबसे इसकी बड़ी बेनिफिट क्या होता है, इसका बेनिफिट ये होता है कि ये RBI के कंट्रोल में आता है। RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया का बैंकों का बैंक होता है, सबसे बड़ा बैंक है इंडिया का, जो सारी मॉनेटरी पॉलिसीज को कंट्रोल करता है। आगे मैं उसकी भी बात करूंगा। मेरे हिसाब से तुम्हें सेल्फ हेल्प ग्रुप समझ आया होगा। सेल्फ हेल्प ग्रुप आर द ग्रुप्स 15 to 20 पीपल्स, मोस्टली वुमेन, हु सेव रेगुलरली, गिव लोन्स टू मेंबर्स, हेल्प इन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। आता है ना, जरूरत पड़ने पे उनको लोन भी प्रोवाइड कराया जाएगा मेंबर्स को। इसके बेनिफिट क्या होंगे, इजी लोन होता है भाई, कोई भी कोलेट्रल, कोई भी गिरवी रखना नहीं पड़ता कुछ भी, इंटरेस्ट रेट कम होता है ना, और ये लोगों की सेविंग हैबिट्स को इनकरेज करता है, वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ाता है। तो ये होता है हमारा सेल्फ हेल्प ग्रुप, कुछ इस तरीके से वो दिखाई पड़ता है अगर हम इसको समझने की कोशिश करें डायग्राम को। ठीक है बच्चों, क्लियर है, समझ आ रहा है? समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत मेहनत लगती है बनाने में, कंटेंट ऐसे डालने में जो कि एग्जाम में आए। ठीक है बच्चों, अब अगला और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, चैप्टर क्लोज हो जाएगा हमारा इसके बाद। देखो कितनी जल्दी मैंने चैप्टर क्लोज करवा दिया। ठीक है भाई, ये क्या है हमारा, फंक्शंस और वर्क्स ऑफ RBI। RBI के काम क्या होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो सभी बैंकों का बैंक है इंडिया के अंदर, ठीक है ना। पहली बात, इशू ऑफ करेंसी नोट्स, जितने भी हमारे नोट चलते हैं, 1 का सिक्का, 2 का सिक्का, 5 का नोट, जितने भी चलते हैं, 500 का सबसे बड़ा नोट है, तो इन सब को जारी करने का काम किसका होता है, इन सब को जारी करने का काम होता है RBI का। किसका होता है, RBI का। RBI इज द सोल अथॉरिटी टू इशू द करेंसी नोट्स इन इंडिया, है ना, एक्सेप्ट 1 रुपी नोट। 1 रुपए का नोट जो है वो जारी नहीं करता RBI, ठीक है ना, वो फाइनेंशियल मिनिस्टर जारी करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जारी करती है उसको। बैंकर टू दी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का बैंक होता है, सरकार को करीब पैसों की जरूरत पड़ती है तो वो RBI से पैसे ले सकती है, ठीक है ना। RBI एक्ट्स एज द बैंकर एजेंट एंड द फाइनेंशियल एडवाइजर टू द गवर्नमेंट। It manages the government accounts and the helps to collecting taxes, making payments. It also provides the loans to the government when he needs. सरकार के जितने भी टैक्स से काम होते हैं
ये आरबीआई करता है। बैंकर्स बैंक, बैंकों का बैंक होता है। अब इसमें क्या होता है ना, देखो अगर एक बैंक है वो शाम को 4 बजे क्लोजिंग करता है ना, शाम को 4 बजे क्लोजिंग करता है, वो दो चीज़ देखता है कि कितना पैसा आया उसके अकाउंट में, है ना, और कितना पैसा गया। मतलब एक बैंक में एक दिन में कितना पैसा आया, कितना पैसा गया। एक दिन में बैंक में जितना पैसा आता है ना, उसमें से बैंक अपने पास 15% रखता है। कितना परसेंट रखता है बच्चों? 15%। एमसीक्यू में पूछता है कि बैंक जमा राशि का, डिपॉजिट का अपने पास कितना परसेंट रखता है? 15%। कितना परसेंट रखता है? 15% रखता है। बाकी 85% जो पैसा होता है वो आरबीआई के पास जमा हो जाता है। ठीक है भाई, इसलिए बैंकर्स बैंक बोलते हैं। आरबीआई इज कॉल्ड द बैंक ऑफ ऑल बैंक्स। इट कीप्स अ पार्ट ऑफ बैंक डिपॉजिट एंड रिजर्व, प्रोवाइड्स फंड टू बैंक्स ड्यूरिंग द इमरजेंसी। इमरजेंसी के समय बैंक को भी क्या करता है? आरबीआई पैसा देता है। कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, जितनी भी मॉनेटरी पॉलिसी होती है आरबीआई की, चाहे वो रेपो रेट हो गया, ब्याज दर हो गई, सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो हो गया जो अपने पास वो रखता है ना 85%, चाहे वो एसएलआर हो गया, ये सारे काम किसके होते हैं? आरबीआई के। सुपरवाइजर एंड रेगुलेटर ऑफ बैंक, जितने भी बैंक्स होते हैं, कोई भी बैंक अगर गलत काम कर रहा है, आरबीआई की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहा, तो बैंक उसके ऊपर आरबीआई जो है उस बैंक के ऊपर जुर्माना भी लगाता है। ठीक है, ये काम होता है इसका। RBI regulate the banks and ensure they follow rules. It expect banks and the control they are working in the protect people of money. ये बात हमें पता होनी चाहिए कि बैंक के अंदर कोई लंच टाइम नहीं होता। जाते ना बैंकों के अंदर, नहीं अभी बताना लंच टाइम हो रहा है अभी। आरबीआई के अकॉर्डिंग बैंक में कोई लंच टाइम नहीं होता। आपको अपने अधिकार पता होने चाहिए। आरबीआई कभी नहीं कहता कि बैंक में लंच हो रहा होगा। अगर एक एम्प्लॉय लंच कर रहा है तो दूसरे एम्प्लॉय का काम है कि वो जो बंदा आया है उसको काम करके दे। समझ आया बच्चों? क्लियर हुआ पूरा? जो मैंने समझाया था पूरा क्लियर हुआ बच्चों? ठीक है, ये था हमारा चैप्टर मनी एंड क्रेडिट। ये टॉपिक हमारा खत्म होता है। एक बेसिक सा टॉपिक था इकोनॉमिक्स का जो मैंने एक वीडियो में आपको कवर करवा दिया। बोर्ड की एग्जाम की तैयारी आपकी अच्छी चल रही हो आई होप, और आप तैयारी कीजिए, बढ़िया से कीजिए। वीडियोस देखिए, वीडियोस डेली आ रही हैं, डेली वीडियोस चैनल पे अपलोड हो रही हैं, आप देखिए। अब मैंने 10th का भी स्टार्ट कर दिया है, 10th भी डाल रहा हूं मैं। आज मैंने अपनी 10th क्लास की पहली वीडियो डाल दी है। ठीक है, और साथ साथ मैं जल्दी जल्दी करके वीडियो डालता रहूंगा ताकि आपके एग्जाम से पहले मैं आपको कवर करवा दूं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए थैंक यू।